दोस्तों नमस्कार, जोहार। झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की मुख्य बड़ी खबरों में आप देखेंगे मैया सम्मान योजना, ई कल्याण योजना, जेएसएससी से जेल, झारखंड जॉब वैकेंसी और मौसम आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 48 घंटे बाद फिर बढ़ेगी ठंड। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इस दौरान मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार इसके बाद 6, 7 और 8 फरवरी को न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इससे राज्य में ठंड का असर फिर से बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने बताया कि फरवरी के अंत तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अभी 2 दिनों तक लोगों को हल्की राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद ठंडी हवा और गिरते तापमान से ठिठुरन बढ़ेगी। मंगलवार की देर शाम से ही रांची और आसपास के इलाकों में ठंडी हवा का असर महसूस किया जाने लगा है। राज्य के कुछ हिस्सों में सुबह कोहरा और कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद के अनुसार पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहा। कई जगहों पर हल्का से मध्यम कोहरा देखा गया। चाईबासा में सबसे अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुमला में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने बताया कि 4 और 5 फरवरी को न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद ठंड फिर से बढ़ने के आसार हैं। कुल मिलाकर झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम बदलता रहेगा और 48 घंटे बाद लोगों को एक बार फिर ठंड का एहसास ज्यादा होने लगेगा। झारखंड में पशु तस्करों का आतंक, पिस्टल दिखाकर ग्रामीणों को डराया, वाहन लेकर फरार। झारखंड के गढ़वा जिले से पशु तस्करी का गंभीर मामला सामने आया है। धुरकी थाना क्षेत्र के पशु तस्करों ने ग्रामीणों पर पिस्टल तानकर पशुओं से भरा वाहन लेकर फरार हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात झारखंड उत्तर प्रदेश सीमा से सटे धुरकी थाना क्षेत्र के रास्ते एक पिकअप वाहन से पशुओं की तस्करी की जा रही थी। इसे देख गाँव के सतर्क ग्रामीणों ने वाहन को रोक लिया और पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुँचने से पहले ही तस्करों ने कुख्यात खुस्तर अंसारी को फोन कर मौके पर बुला लिया। उसके पहुंचते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। ग्रामीणों और तस्करों के बीच बहस शुरू हो गई। इसी दौरान खुस्तर अंसारी ने अचानक पिस्टल निकालकर ग्रामीणों पर तान दी। जान का खतरा देख ग्रामीण पीछे हट गए। इसका फायदा उठाकर तस्कर पशुओं से भरा वाहन लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही गढ़वा पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो की जाँच की जा रही है और आरोपी की पहचान हो चुकी है। जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया गया है। इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पशु तस्करी और अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन डर के कारण लोग खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। झारखंड की महिलाओं को बड़ी राहत, 15 जिलों में 5000 की किस्त मिलने शुरू। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। योजना की 17वीं और 18वीं किस्त का भुगतान एक साथ शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में राज्य के 15 जिलों की महिलाओं के बैंक खातों में 5000 की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार जिन महिलाओं को 16वीं किस्त क्रिसमस से पहले मिल चुकी थी, अब उन्हें दिसंबर और जनवरी की राशि एक साथ भेजी जा रही है। इस कदम से करीब 52 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। पहले चरण में जिन 15 जिलों में भुगतान शुरू हुआ है, उनमें है रांची, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, बोकारो, धनबाद, दुमका, देवघर, पाकुड़ और गोड्डा शामिल है। इन जिलों के लाभार्थियों का आवेदन और बैंक का विवरण पहले से ही सत्यापित हो चुके हैं। शेष जिलों में भी जल्द भुगतान शुरू होने की बात कही गई। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता दी जाती। इस बार 2 किस्तें एक साथ जारी होने से महिलाओं को घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य जरूरतों में मदद मिल रही है। डीबीटी प्रणाली के जरिए सीधे खाते में राशि भेजे जाने से पारदर्शिता बनी हुई है। हालांकि मैया सम्मान योजना की पात्रता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं। महिला झारखंड के स्थायी निवासी होनी चाहिए, आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, परिवार की आय तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। बैंक खाता, आधार लिंक और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। लाभार्थी महिला योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन संख्या या आधार नंबर से लॉगिन कर भुगतान की स्थिति देख सकती है। खाते में पैसा आने से बैंक की ओर से SMS भी भेजी जा रही है। SMS नहीं मिलने की स्थिति में पासबुक अपडेट कराकर या नजदीकी CSC सेंटर से जानकारी ली जा सकती है।
पलामू में शर्मनाक मामला, 14 साल की बेटी के 42 साल के व्यक्ति से कराई शादी, मां ने लिए पैसे। झारखंड के पलामू जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यह एक मां ने पैसों की लालच में अपने 14 साल की नाबालिग बेटी की शादी 42 साल के व्यक्ति से करा दी। मामले का खुलासा होते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता नवाजपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। करीब 2 महीने पहले उसकी मां ने बेटी की शादी विश्रामपुर निवासी प्रभाकर कुमार मिश्रा से करा दी थी। शादी के बाद आरोपी बच्ची को लेकर मेदिनीनगर के श्री रामपत इलाके में रहने लगा। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी मां अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई थी। उनके पिता गुजरात के सूरत में मजदूरी करते हैं। मां ने बेटी को यह झूठ भी बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। कुछ समय बाद जब पिता गुजरात से घर लौटे तो बेटी से मिलने पहुंची, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद बच्ची ने पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने नाबालिग को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के संरक्षण में भेज दिया। वहीं आरोपी प्रभाकर कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। पलामू के एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सदर थाना में पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामले की जाँच जारी है। दुमका में दिल दहला देने वाली घटना, बीमार पिता की हालत से परेशान बेटे ने खुद को गोली मारी। दुमका के नगर थाना क्षेत्र के जिला रोड पर बुधवार तड़के एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहाँ 18 वर्षीय देव सिंह ने अपने पिता की बीमारी से परेशान होकर लाइसेंसी हथियार से खुद को गोली मार ली। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। गोली लगने से देव गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर कर दिया। फिलहाल वे दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में जिंदगी से जूझ रहा है। परिजनों के अनुसार देव के पिता लल्लू सिंह लंबे समय से बीमार हैं। पहले ठेकेदारी करते थे और कुछ दिन पहले ही इलाज कराकर बेंगलुरु से घर लौटे थे। बीमारी के कारण उनकी हालत काफी खराब है। वो चलने फिरने में भी असमर्थ है। परिवार का कहना है कि पिता की स्थिति देव से देखी नहीं जा रही थी। इंटर की पढ़ाई पूरी कर चुका देव काफी समय से तनाव में था। घटना के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। गोली की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो देखा देव खून से लथपथ पड़ा था। रिश्तेदार की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस जांच में जुटी। नगर थाना प्रभारी जगन्नाथ धान ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच की जा रही है। पिता की हालत ठीक नहीं होने के कारण वे बयान देने की स्थिति में नहीं है। परिवार के अन्य सदस्य इलाज में लगे हुए हैं। ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर बड़ी अपडेट, छात्रों को जल्द मिलेगी राशि। ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा जिन छात्रों को नहीं मिला है उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है। लंबे समय से फंड की कमी के कारण स्कॉलरशिप का भुगतान रुका हुआ था, लेकिन अब कई जिलों में फंड दोबारा जारी कर दिया गया है। ऐसे में छात्रों के खातों में जल्द पैसा आने की उम्मीद है। अगर किसी छात्र को 2023 से 24 या 24 से 25 सत्र की ई कल्याण स्कॉलरशिप का एक भी रुपया नहीं मिला है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बोकारो जिले में SC, ST और OBC वर्गों के लिए फंड जारी किया गया है। ST वर्ग के लिए सबसे ज्यादा फंड आया। इनमें कुछ राशि छात्रों को दी जा चुकी है, जबकि अभी भी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम शेष है, जिसे बाकी छात्रों को भी भुगतान किया जाएगा। OBC वर्ग के छात्रों को भी स्कॉलरशिप की राशि मिलनी शुरू हो गई है और कुछ पैसा अभी बाकी है। इससे साफ है कि बोकारो जिले के जिन छात्रों को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिले हैं उन्हें भी जल्द पैसा मिलने वाला है, भले ही इनमें कुछ समय लगे। बोकारो के अलावा कोडरमा, रांची, लातेहार, गुमला, गिरिडीह, साहिबगंज और देवघर जिलों में भी फंड उपलब्ध हो चुका है। इन जिलों के छात्रों के खाते में 1-2 दिन या कुछ दिनों में स्कॉलरशिप की राशि भेजी जा सकती है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो ई कल्याण पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस नियमित रूप से चेक करते रहे, क्योंकि स्टेटस से ही पता चलता है कि भुगतान किस चरण में है और पैसा कब तक आएगा। सरकार और संबंधित विभागों की ओर से संकेत मिले हैं कि जिन जिलों में फंड उपलब्ध है वहां पहले भुगतान किया जाएगा और इसके बाद बाकी जिलों में भी पैसा भेजा जाएगा। वेजफेड में करोड़ों का घोटाला, पूर्व MD जयदेव प्रसाद सिंह पर SCB की मुहर। झारखंड स्टेट आदिवासी कोऑपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड वेजफेड रांची में करोड़ों रुपए के घोटाले की पुष्टि हो गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो SCB ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि वेजफेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक जयदेव प्रसाद सिंह ने पद का दुरुपयोग कर सरकारी राशि का गबन किया। SCB ने जांच में मिले पुख्ता सबूतों के आधार पर 29 जनवरी 2026 को लोकायुक्त से इस मामले में प्राथमिक FIR दर्ज करने की अनुमति मांगी है। साथ ही जाँच रिपोर्ट की एक प्रति मंत्रिमंडल निगरानी एवं सचिवालय विभाग को भी भेज दी गई है।
इस मामले की शिकायत के बाद लोकायुक्त की अनुशंसा पर 19 फरवरी 2021 को एसीबी ने प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। जांच के दौरान वेजफेड में हुई वित्तीय अनियमितताओं की ऑडिट और उच्च स्तरीय जांच कराई गई। सभी रिपोर्टों की समीक्षा के बाद एसीबी इस नतीजे पर पहुंची है कि 1 अप्रैल 2017 से 5 जुलाई 2018 के बीच अपने कार्यकाल में जयदेव प्रसाद सिंह ने करोड़ों रुपए का गबन किया, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। जांच में सामने आया कि रांची के नगरी स्थित नेचुरली वेंटिलेट पाली हाउस योजना में पहले से प्राथमिकी के बावजूद उसी ठेकेदार को दोबारा काम दिया गया। करीब 2.08 करोड़ रुपए की इस योजना में नियमों को ताक पर रखकर भुगतान किया गया। ठेकेदार को बिल के आधार पर भुगतान होना था, लेकिन इसके बजाय अवैध तरीके से अग्रिम राशि दी गई। नियमों के अनुसार प्रबंध निदेशक को केवल 5 लाख रुपए तक भुगतान की अनुमति थी, लेकिन जयदेव प्रसाद सिंह ने इसे कहीं अधिक 20 लाख, 25 लाख और 10 लाख रुपए तक का अग्रिम भुगतान किया। एसीबी ने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता और साजिश करार दिया। इस पूरे मामले में एक बड़ी बाधा ये है कि लोकायुक्त का पद जून 2021 से खाली है। इसके कारण एसीबी की 1 दर्जन से अधिक अनुशंसाएं लंबित पड़ी है। लोकायुक्त के नहीं होने से कई मामले में आगे की कार्रवाई अटक गई है। एसीबी का कहना है कि जैसे ही लोकायुक्त से अनुमति मिलेगी, इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। जनवरी 2026 तक सक्रिय नौकरी के अवसर, निजी और सरकारी क्षेत्रों में बम्पर भर्तियां। झारखंड में जनवरी 2026 तक निजी क्षेत्र और सरकारी विभागों में कई अहम पदों पर भर्तियां जारी है। इंजीनियरिंग, हेल्थ, सेल्स, होटल मैनेजमेंट और शिक्षा क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर सामने आए हैं। टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के 105 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड शामिल है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज धनबाद में सेल्स ऑफिसर पदों पर तत्काल भर्ती की जा रही है। 27 से 31 जनवरी तक वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। कैपिटल हिल रांची होटल मैनेजर और कॉमी 1 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। झारखंड लोक सेवा, जेपीएससी और जेएसएससी, झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर 2025 के 30 पद, शिक्षक भर्ती और आबकारी सिपाही जैसी भर्तियों से संबंधित अपडेट जारी किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को नियमित रूप से आधिकारिक नोटिस देखने को सलाह दी गई है। झार नियोजन पोर्टल, झारखंड सरकार राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार मेले, संविदा एवं निजी नौकरियों के लिए जानकारी के लिए झार नियोजन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य बताया गया है। जनवरी 2026 तक झारखंड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो समय पर आवेदन करें और आधिकारिक पोर्टल से जानकारी प्राप्त करते रहे। तो ये थी आज के झारखंड की मुख्य बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।